कोशिश करेंगे हम कि बहुत सारे नए बिंदुओं को ले पाएँ, खास करके हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, उससे जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से भारत एक खोज देखने के लिए कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है उसका मुख्य कारण जो है, आप जब कुछ एपिसोड्स देख लेंगे तो समझ में आएगा। आप में से अगर पहले से ही कुछ लोग अगर उसके साथ अपनी मंशा बता देंगे कि ये तो कोई ख़ास बात नहीं है या इसमें कोई ऐसा नहीं है, वो स्टोरी ज़रूर है लेकिन एक पिक्चराइजेशन है। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे सिलेबस में है और जिस तरह का हमको वर्णन लिखना पड़ता है, तो आज हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जोड़ते हुए भी बात करेंगे कि कैसे उसके प्रश्न आते हैं। और साथ में आज मैं पॉलिटी की शुरुआत की बात भी करूंगा। देखिए, जब हम राज व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं और उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि उसका विकास कैसे हुआ और वो कैसे बनी, उसके बीच में सबसे बड़ा जो अंतर आता है वो ये आता है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है और जिसमें कानूनी ग्रंथ हैं और जो हमारा मुख्य विधान है जिसे हम संविधान कहते हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसका विकास हुआ है। तो आज हम संवैधानिक विकास वाला होमवर्क भी आपको देंगे, क्योंकि जब हम इन यूरोपियन कंपनीज को भारत में आता हुआ देखते हैं तो उस समय में भारत की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ केवल रॉयल सोसाइटीज़ थी और वो जो शासन था जिसे गवर्नेंस कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो सीधा सीधा राजाओं के हाथ में था, नवाबों के हाथ में था। और हमारे लोगों के हाथ में क्या था, हम लोग प्रजा के तौर पे दो तरह से पिसने लगे थे, एक विदेशी आक्रमणकारियों से और एक यहाँ के स्थानीय जमींदारों से, फ्यूडल लॉर्ड से, उनसे। हमारे दो तरह के शासक थे। तो आप जब मूवी देखते हैं मंगल पांडे, 1857 की क्रांति का कोई सीरियल देखते हैं, भारत एक खोज देखते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है उस समय में देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये क्रांतिकारी दौर था। ये जो क्रांतिकारी दौर था मॉडर्न हिस्ट्री का, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसलिए भी निकल करके आते हैं कि जिस आधुनिक भारत में हम रहते हैं और जीते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सेवाओं का उपयोग करते हैं, इन सभी सेवाओं की शुरुआत, अधिकांश सेवाओं की शुरुआत इसी पीरियड में हुई थी। मॉडर्न हिस्ट्री के इसी भाग में इन सेवाओं को शुरू किया गया था, चाहे वो टेलीग्राम से जुड़ी हुई सेवाएं थी जो अब बदल गई हैं, अब उतनी आवश्यकता नहीं रही उसकी, चाहे डाक सेवा, पोस्टल सेवा, आज भी हम उपयोग करते हैं पोस्टल सेवा का, वो इसी समय में आई हैं, चाहे पोस्टल सेवा हो, चाहे रेलवे हो। तो आपको यहाँ पर जैसे एक प्रश्न जो अभी 4-5 साल पहले आया था, डलहौजी वाज द रियल फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि डलहौजी जो है वो आधुनिक भारत का निर्माता था या संस्थापक था, तो उसको प्रूव कीजिए। तो उस प्रश्न के उत्तर में हमने एक आदर्श उत्तर आपको बताया था कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो एक एंगल हो सकता है, उसने ट्रांसपोर्ट में जो सुधार किए और बढ़ावा दिया वो एक एंगल हो सकता है, उसने एजुकेशन में वोट्स डिस्पैच से लेकर के जो तमाम उसके समय की चीज़ें थी वो एक एंगल हो सकता है कि उसने 3 टायर एजुकेशन सिस्टम, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का। यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट तो उतना अच्छा नहीं था उसमें, लेकिन ये है कि हायर एजुकेशन की बात तक की और टेक्निकल एजुकेशन तक की या वोकेशनल एजुकेशन की बात भी हो रही है।
तो वो एजुकेशन में भी काम कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम कर रहा है, वो टेलीकम्युनिकेशन में भी काम कर रहा है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी काम कर रहा है। पंजाब का एक एग्जाम्पल था कि पंजाब में पहली बार स्टेट लेवल का एक ऑफिसर उसमें नियुक्त किया गया, और फिर वो सीधा बात करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर से। इसका मतलब आज जो हम कुछ भी देख रहे हैं, जितना कुछ भी देख रहे हैं, उस सब की कहीं न कहीं बीज रूप में छोटी शुरुआत जो है वो अंग्रेजों के समय में हुई है। और अंग्रेजों के आगमन के बाद जो भारत में परिवर्तन आए आधुनिक भारत के रूप में, चाहे हम रेनेसां को देखें, क्या राजा राम मोहन राय अंग्रेजों की मदद के बिना भारत में सती प्रथा को बंद कर सकते थे? अगर अंग्रेजी शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने ग्रहण नहीं की होती तो क्या रामकृष्ण परमहंस या दूसरे लोग जो है उनको उतना ही महत्व देते? क्योंकि अगर आप जीवनी पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद की और उसके संबंधित साहित्य पढ़ेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा उनका एक बहुत मूलभूत कारण था। कानून की शिक्षा, उन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की थी, अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की थी। अध्यात्म के मामले में तो वो जिज्ञासु थे, लेकिन जानकारी के मामले में शून्य थे। वो तो रामकृष्ण परमहंस का जो एक तरह से उनकी कृपा जो है वो उनके ऊपर रही, तो वो अध्यात्म के मामले में, दर्शन के मामले में, वेदांत के मामले में बहुत कुछ जान पाए, और इतने सारे प्रवचन और किताबें हमारे सामने हैं। बहुत कम उम्र में, 39-40 बरस की उम्र में वो चले गए हमको छोड़ के, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदुत्व का और वेदांत का दर्शन दे गए और पूरी दुनिया को बताए गए। उनकी जो सीखें हैं वो हमारे लिए नीति निर्देशक तत्वों की तरह है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह है समाज के लिए और प्रशासन के लिए। तो हम लोग बहुत सारे एंगल देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों को देखना है। देखिए, मैंने आपको एक उपन्यास के बारे में बताया था। अमृतलाल नागर एक उपन्यास लिखते हैं, नाचो बहुत गोपाल। अगर इस उपन्यास को देखेंगे तो इसमें 1920-30 के आसपास की पृष्ठभूमि है। इसमें निर्गुनिया एक सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी तो नहीं कह सकते उस समय के हिसाब से, लेकिन सफाई कर्मी है, सफाई करने का काम करती हैं। तो वही निम्न जाति उच्च जाति का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से है, क्योंकि सफाई करने वालों को निम्न जाति में रखा जाता था, गंदगी फैलाने वालों को उच्च जाति में रखा जाता था। तो ये बड़ा अजीब चीज़ है। जो सफाई कर रहा है तो वो एक कोटेशन भी लिखा हुआ आता है ना, कि वो, या टीवी पे आता है कि माँ वो कचरे वाला है, तो वो बताती है माँ बेटा ये कचरे वाला नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं, ये तो कचरे को साफ करने वाला है जो यहाँ से ले जाएगा। तो उनको हीन भाव से देखा जाता है। तो वो जो कैरेक्टर है निर्गुनिया, उसका अफेयर जो है एक डाकू के साथ उन्होंने बताया, और कमाल का पिक्चराइजेशन है। उसको अगर आप देखें, अगर मूवी भी शायद उसके ऊपर हो सकता है बनी हो, सीरियल भी बना हो, न भी बना हो, तो आप उस उपन्यास को कभी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 1910 से लेकर के 1940 तक का ये जो भारत है, इसमें डाकू हैं, वो गांव में आते हैं, कैसे मंदिरों में रुक जाते हैं। जो आर्य समाज के मंदिर हैं उनका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा कि आर्य समाज के जो मंदिर हैं वो क्या काम आते हैं। उसमें क्रांतिकारियों के रुकने के लिए भी काम आते थे, क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते थे। हरिवंश राय बच्चन की जीवनी पढ़िएगा, मैंने आपको बताया था। तो हरिवंश राय बच्चन की जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जो बात बता रहे हैं क्रांतिकारियों के बारे में, यशपाल के बारे में, कल्पना दत्त के बारे में, और भी जो युगांतर से जुड़े हुए लोग थे, बंगाल के लोग थे, इलाहाबाद से नज़दीक जो बिहार में काम कर रहे थे। तो इलाहाबाद में जब वो लोग आते थे तो कैसे वो सुमित्रानंदन पंत या महादेव वर्मा या इस तरह के जो हमारे बहुत महान कवि हैं, उनकी श्रेणा निराला हैं, उन लोगों तक भी पहुंच जाते थे। और क्रांतिकारी किस तरह से मकान किराया लेकर के, या इलाहाबाद शहर में किस तरह से, इलाहाबाद बहुत बड़ी क्रांति का, आज़ादी की क्रांति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आपको पता है अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी गई थी चंद्रशेखर आज़ाद को। तो चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन अपनी क्रांति को कहाँ तक ले गए, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक ले गए। तो ये जो अंचल था ये क्रांतिकारियों से भरा हुआ था, बंगाल तक।
तो युगांतर की गतिविधियां चलती थी, ऐसे पेम्पलेट बांटे जाते थे, पर्चे बनते थे। तो आप अलग अलग व्यक्ति के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, इसलिए मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कभी भी बात करता हूं आपसे, तो उसमें इतने सारे डायमेंशन में बात करते हैं। तो आप लोग जो उत्तर लिखेंगे मेंस में, तो कई बार वो कृषक की समस्याएं पूछ लेता है, किसानों की समस्याएं पूछ लेता है कि आधुनिक भारत में किसानों की समस्याएं क्या थी, आधुनिक भारत में आदिवासियों के आंदोलन का स्वरूप क्या था, आधुनिक भारत में डाक तार विभाग की व्यवस्था कैसी थी, संचार कैसे होता था, आधुनिक भारत में रेलवे की परिस्थितियां पूछ लेता है। ये सब मैं मेंस के क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चंस बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। समाचार पत्रों का विकास भारत में कैसा हुआ, तो अभी हम जब पुर्तगाली पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि पुर्तगालियों का आगमन छापाखाना लेके आए थे। वो लेके आए थे ना छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद पहली किताब कौन सी छापी गई? हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ भी छापे गए, अरबी फारसी की किताबें भी छापी गई। तो किताबों का विकास, भाषा का विकास, हिंदी का विकास इन्हीं दिनों हुआ है। आप जो रीतिकाल और मध्यकाल और छायावाद और ये सब तरह के युग पढ़ते हैं, तो हमने युग भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के हमने हिंदी का विकास देखा है। प्रताप नारायण मिश्र और निबंध लेखक जो लोग हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे निबंध लिखना शुरू किया, क्योंकि हिंदी जो है वो अभी आई। हिंदी बहुत नई भाषा है, उर्दू पुरानी भाषा है। आप देखोगे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो अधिकांश न्यूज़पेपर थे, या तो वो इंग्लिश में थे या फिर वो उर्दू में होते थे, अरबी में होते थे, यानी उर्दू भाषा में होते थे, या फिर इंग्लिश में होते थे, या फिर बंगाली में होते थे, जिन्हें हम वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, मराठी में होते थे। तो आप बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर को मराठी और इंग्लिश में देखते हैं। बंगाल में जो न्यूज़पेपर थे वो बंगाली में और इंग्लिश में देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका से लेकर तमाम न्यूज़पेपर को। हिंदी में नहीं देखते। हिंदी के न्यूज़पेपर आपको बहुत बाद में देखने को मिलेंगे, 1940 के बाद, खास करके 1900। क्योंकि आप कहोगे गांधी ने जो किताब लिखी थी हिंद स्वराज, तो वो तो फिर हिंदी में लिखी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकांश किताबें सब इंग्लिश में लिखी गई थी। ब्रोकन विंग्स लिखी हैं सरोजिनी नायडू ने। अल हिलाल जो लिखते थे वो उर्दू में लिखते थे। बरकतुल्ला, जो इसके नाम पे यूनिवर्सिटी है भोपाल की, वो पूरा अपना उर्दू में लिखते थे, बरकतुल्ला। तो जितने मुस्लिम, न केवल मुस्लिम, यूपी में तो ढेरों लोग उर्दू में अखबार पढ़ते थे, हिंदू भी सारे, गांव के पटेल भी, किसान भी, ब्राह्मण भी, सब कुछ, सब उर्दू में पढ़ते थे न्यूज़पेपर। इसीलिए वहाँ की राजनीतिक चेतना जो है आज भी है। क्यों है? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चेतना की जो बात की जाती है वो इसीलिए है क्योंकि उनका न्यूज़पेपर पढ़ने का सिलसिला 300 साल का है लगभग। तो हिंदी के न्यूज़पेपर आपको बहुत बाद में मिलेंगे, या तो अपनी रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज में। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आपको पता हो तो। हिंदी के लिए प्रेस एक्ट नहीं था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस जो स्थानीय भाषाएं थी उनको लोग नहीं जानते थे, खास करके अंग्रेज नहीं समझ पाते थे, वो केवल इंग्लिश जानते थे। तो उनका था कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन छापिए या इंग्लिश में छापिए, इसको आप जो भी छाप रहे हैं वो इंग्लिश में छापो, ताकि हम टेस्ट कर सकें, उसको सेंसर कर सकें। तो ये एक घटना नहीं है। तो आपका कम्युनिकेशन हो गया, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो गया, यानी कि समाचार पत्रों का विकास हो गया। फिर फैक्ट्री अधिनियम, यानी उस समय में जो उद्योग धंधे थे उनके लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए, मजदूरों के लिए लेबर एक्ट कब आए, कामगारों के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए, कौन कौन से गवर्नर जनरल के समय में किस प्रकार के कठिन एक्ट थे जिनकी वजह से और नुकसान हुआ है, हम लोगों को और नुकसान हुआ है, और कौन से ऐसे हैं जिनसे हमको फ़ायदा हुआ है। और फिर उस समय का समाज, उस समय का पर्यावरण, उस समय के पर्यावरण के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ही पहला नेशनल पार्क बना दिया था, आपको पता है। नेशनल पार्क की शुरुआत हो गई थी भारत में, और पहला नेशनल पार्क भी आपको पता है कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट जो हैं वो नेशनल पार्क के
संबंध में हम बात नहीं कर रहे। वो उस समय में देखा जाए तो एक तरह के शिकारी थे, और शिकारी होने के बावजूद वो बाद में जाकर के प्रकृति प्रेमी बने और टाइगर प्रेमी हुए, यानी टाइगर का शिकार करते करते टाइगर के प्रेमी हो गए। तो ये जो सारी डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट आपको अपने उत्तर के रूप में मेंस में लिखना पड़ेगा, और मेंस में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। लेकिन साथ साथ आपको इस समय का साहित्य, सबसे ज़्यादा जो आपको आर्ट एंड कल्चर की तरफ ले जाता है वो है इस समय का लिटरेचर, और इस समय का आर्किटेक्चर, और इस समय के आर्ट फॉर्म्स, जो कला के अलग अलग रूप विकसित हुए, बिल्कुल जो प्रारंभिक रूप में भारत में कलाओं के रूप विकसित हुए। ऐसा नहीं है कि कला इसी समय में आई है, कला मुगल काल में भी देखने को मिलती है और पहले भी है, गुप्त काल और ऊपर जब हम मौर्य में देखते हैं तब भी है। लेकिन वो केवल मूर्ति कला और हम लोग उस रूप में देखते हैं मंदिर निर्माण कला, मंदिर निर्माण शैली में। अब यहाँ आकर के मुगल काल में आकर के आर्किटेक्चर वाला जो है पार्ट बहुत मजबूत हो जाता है। उससे पहले तो केवल बुद्धिस्ट स्तूप और वो बात करते थे। लेकिन मॉडर्न इंडिया में जब आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो एक बार यशपाल ग्रोवर बोलते थे हम लोग, पहले 2 राइटर होते थे, आजकल उसको केवल शायद BL ग्रोवर के नाम से जाना जाता है। तो BL ग्रोवर को जरूर पढ़िए आप, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। BL ग्रोवर पढ़ने से जो लोग ऑप्शनल रखे हुए हैं वो तो जरूर पढ़िएगा, बिना उसके होगा नहीं। इग्नू के नोट्स भी पढ़िएगा, ई ज्ञान कोश के। और BL ग्रोवर जो है वो मोटी किताब है थोड़ी, उसको अगर आप रोज 5-5, 6-6 घंटे पढ़ेंगे तो लगभग आपको 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहली बार जो पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा, लेकिन स्टोरी फॉर्म में है, अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छी बात है उस किताब की कि उसमें चरित्र चित्रण है एक तरह से, जो अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, गवर्नर जनरल हैं या पेशवा हैं, खास करके पेशवाओं का चरित्र चित्रण, रणजीत सिंह का, यानी वो आदमी कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, वो कैसे रहता था, और उसका व्यवहार अपने साथियों के साथ कैसे होता था, और वो कैसे डोमिनेट कर पाया इन सारे व्यवस्थाओं में, कैसे वो जी पाया। इतना सब कुछ बाहुल्य, इतनी विविधता होते हुए भी उसने कैसे इन सब के साथ डील किया, ये चीज़ें आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो खास करके मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके स्वरूप देखेंगे तो आप लिस्ट बनाते जाइए। चलिए मैं आपसे एक लिस्ट बना लेते हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आदिवासी, मॉडर्न हिस्ट्री। ध्यान रखिए, प्रश्नों में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आदिवासियों के ऊपर, ट्राइबल रिवोल्ट, हमारे यहाँ के जनजातीय विद्रोह। तो ट्राइबल रिवोल्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो जनजातीय विद्रोह, और जनजाति को विद्रोह के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि जनजातियों का जो शोषण हुआ है, तो रिकॉर्ड पे जो आए हैं वो विद्रोह ही आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हुआ, चाहे वो मुंडा की कहानी हो, बिरसा मुंडा की कहानी हमारी आप YouTube पे होगी पुराने लेक्चर में, वो आप सुन लीजिएगा। बिरसा मुंडा ने कैसे उलगुलान किया था, उसके आंदोलन को उन्होंने उलगुलान कहा था। उस उलगुलान की पूरी कहानी, क्योंकि 1897 के आसपास, 98 के आसपास तो उसको फांसी हो जाती। तो ये जो 1857 की क्रांति के आसपास की चीज़ें हैं, तो मैं पूरा एक आपके लिए बना देना चाहता हूँ। पहला है जनजातीय विद्रोह, जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। दूसरा है किसान विद्रोह, तीसरा पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चौथा भाग जो इसका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में, चौथा भाग है इसका समाचार पत्रों का विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाचार पत्रों का विकास। फिर अधोसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, अधोसंरचना का विकास। लिखते जाइए, ये होमवर्क है आपका। अधोसंरचना का विकास में रेलवे भी आ जाएगा, सड़क भी आ जाएगी, जो महत्वपूर्ण सड़कें उस समय में बनी हैं, रेलवे नेटवर्क जो बिछाया गया या उसका ओरिजिन हुआ और उसका डेवलपमेंट हुआ। और कम्युनिकेशन में समाचार पत्रों जो बताया था, उसके साथ साथ डाक और तार, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। फिर नेक्स्ट आएगा शिक्षा का विकास।
डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो सेटलर कमीशन से लेकर के वुड्स डिस्पैच और तमाम जो यूनिवर्सिटी एक्ट आया है कर्जन के समय में, वो सारी चीज़ें। फिर आएगा शिक्षा के विकास के बाद में समाज सुधार, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार आंदोलन 3 तरह से है। एक शिशुओं के संबंध में है, एक महिलाओं के संबंध में है, एक जाति प्रथा और छुआछूत के रूप में है। 3 चीजें पकड़ लीजिए। शिशुओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो शिशु हत्या जो थी, महिलाओं में सती प्रथा भी आ जाएगी, विधवा विवाह भी आ जाएगा, महिला शिक्षा भी आ जाएगी। और तीसरा है उसका, शिशु है, महिला है, और तीसरा है जाति प्रथा और छुआछूत। तो जाति प्रथा और छुआछूत, महिलाएं और शिशु, ये करके समाज वाला भाग आएगा। ठीक है। और उसके बाद धार्मिक सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार को हम एक साथ कर देते हैं, लेकिन सामाजिक सुधार से धार्मिक सुधार थोड़ा अलग जाता है। तो धार्मिक सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो ये जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, ये आपको हिंदू धर्म में खास करके, और फिर इस्लाम में भी, और ईसाइयों के लिए भी है, और पारसियों की भी एक माजदायन सभा बनी थी, वो भी पता है आपको। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं बनी हैं, और एक तरह का नव उदारवादी दृष्टिकोण यहाँ देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में इकोनॉमी से, आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था, जिसको लिखित रूप देते हैं पहली बार दादाभाई नौरोजी, वेल्थ ड्रेन वाली थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। अंग्रेजों द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत, खास करके प्लासी के बाद में तो जदुनाथ सरकार हो या चाहे हमारे सुमित सरकार हों, और तमाम प्रकार के जितने भी हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने इस चीज़ को बहुत फोकस किया है। खास करके प्लासी की लड़ाई के बाद में क्लाइव के द्वारा जो यहाँ से धन को ले जाया गया बाहर टेम्स में, तो एक इतिहासकार का कथन है कि स्पंज को जो है वो गंगा में डुबो करके एक तरह से टेम्स में जाकर के निचोड़ देते थे। स्पंज को डुबोना गंगा में और जाकर के टेम्स में निचोड़ देना, यानी लंदन ले चले जाना। तो हम क्लाइव की जो बात करेंगे अभी, उसमें जब हम रॉबर्ट क्लाइव को लेके आएंगे, तब आप देखिएगा कि क्लाइव के खिलाफ लोग, इंग्लैंड का संभ्रांत वर्ग, एलिट क्लास में ही, पढ़े लिखे लोगों में खास करके, एलिट क्लास 2 तरह का होता है। किसी का पिता स्मगलर है, या बहुत पैसे वाला है, या उसने बहुत चोरी कर रखी है, तो चोरी करके उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है, और अब उसका लड़का जो है वो बहुत बड़ी गाड़ियों में घूमता है और बहुत बैंक बैलेंस है उसके पास, बहुत पैसा है, तो वो भी एक एलिट क्लास में आ जाता है। और एक एलिट क्लास वो होता है कि जिसके पिता ने बहुत मेहनत से कोई साम्राज्य खड़ा किया, या पढ़ाई लिखाई करके, किताबें लिख करके, या और कुछ करके उसने एक साम्राज्य खड़ा किया, और अब उसके बच्चे जो हैं वो एलिट क्लास में आए। तो जो एलिट क्लास बहुत मेहनती लोगों का था लंदन में, वो क्लाइव का विरोधी था। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, खास करके जब आप संवैधानिक विकास देखेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत इसी से होती है। हमारा पुराना लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके नाम से कहीं न कहीं आपको मिलेगा, या हम लोग अभी ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे आपको। आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं हमारे वहाँ, उसमें कमेंट बॉक्स में अगर आप अपना नंबर लिखेंगे तो हमारे लोग जोड़ देंगे आपको। तो हमारी टीम के लोग आपको संपर्क कर लेंगे या फिर आपको जोड़ देंगे, तो आप उसको कर सकते हैं। क्या फायदा होगा, आप समझ पाएंगे उस चीज को। इंग्लैंड में सारे लोग खराब नहीं थे, सबके सब लोग भारत पे कब्जा नहीं करना चाहते थे। सारे लोगों की ये मंशा नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि अगर 4 पेज का अगर अखबार छपता होगा लंदन में, तो उन 4 पेज में से 3 पेज इंडिया के बारे में हुआ करते थे। ये लेवल आ गया था इंडिया का, क्योंकि कुछ लोग विरोधी भी थे। वो ये जानना चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां गई है वो ठीक से शासन कर रही है कि नहीं। वो करने गई थी व्यापार, और उसने तो वहां एक तरह से राजकाज संभाल लिया। तो इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तो वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं वहां, उसके लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। और मैंने आपको बताया जैसे कि अभी कोई बहुत इंटेलिजेंट, अभी रिजल्ट्स आए थे तो बच्चे बोलते थे 12वीं के बाद में कि हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, हमारा बच्चा इसमें जाएगा, हमारा बच्चा आईआईटी में जाएगा। बच्चे भी बोलते मुझे, मेरा सपना ये है कि मैंने अभी 12वीं में टॉप किया, अब मेरा सपना ये है कि मैं ये बनूं। इंग्लैंड का बच्चा, लंदन में जो बच्चा पैदा होता था और उसके बाद जब वो बड़ा होता था तो उसके माँ बाप उसको भारत भेजना चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विसेज में जाएगा, या आईसीएस में जाएगा, या इंडिया में जाएगा और वहां किसी जिले में या किसी एरिया का प्रमुख बनेगा और वहां से फिर कमा करके लाएगा। क्योंकि जो लोग भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में काम कर रहे थे अंग्रेज, वो लोग यहां से इतनी दौलत ले जा रहे थे। और खास करके क्लाइव के पास इतना अनाप शनाप पैसा आ गया था, बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, और ये पैसा इंग्लैंड में भ्रष्टाचार फैला रहा था। वहां के हर युवा का आइडल जो है वो क्लाइव था। उनका था कि हमको क्लाइव की तरह बनना है, और क्लाइव हमारा आदर्श है। हम क्लाइव बनना चाहते हैं, क्लाइव जितने अमीर बनना चाहते हैं। तो ये जो नौबत आई थी कि सब लोग क्लाइव बनना चाहते हैं, ये क्यों आ गई? क्योंकि इतना पैसा आया कैसे? क्योंकि उसने कट लगाया था, गिफ्ट लिए थे, और यहाँ के राजा और नवाब जो थे वो उनको रिश्वत देते थे एक तरह से। तो उसके और क्लाइव के और उसके कर्मचारी इतने ज्यादा पैसे वाले हो गए थे। तो ये एक स्वरूप है, ये धन निष्कासन के जो मैं इकोनॉमी बता रहा हूं ना वो। दूसरा मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले का एंगल बताता हूं कि गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों में एक टकराव सा दिखाई पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए हो या और किसी के लिए। लेकिन इस टकराव के बीच आपको गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत सारा जो ब्यौरा है वो बताया नहीं जाता। गांधी जी अपना गुरु बाल गंगाधर तिलक को नहीं मानते थे। राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वो तर्क से बात करते थे, तथ्यों से, फैक्ट्स के साथ बात करते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले इन तर्क, तथ्यों और प्रमाणों के साथ ब्रिटेन की कोर्ट में पहुंचते थे, लंदन जाते थे, और वहां की संसद में और वहां की कोर्ट में हमारे फैक्ट्स रखते थे कि देखिए आपने हम लोगों से कितना टैक्स वसूला, भारत से कितनी कमाई की, ये आपकी आय हुई, और आपने व्यय कहां कर दिया। आप यहां पे व्यय कर रहे हैं, तो क्या ये भारतीयों के लिए है? ये जो प्रश्न और ये जो लेवल था उनका, उससे अंग्रेज इंप्रेस थे और अंग्रेज डरते थे। तो अंग्रेज बाल गंगाधर तिलक से नहीं डरते, थे। अंग्रेज गोपाल कृष्ण गोखले से डरते थे। अंग्रेज भगत सिंह से और सुभाष बोस से उतना नहीं डरते थे जितना वो गांधी जी से डरते थे। तो गांधी जी से अंग्रेज क्यों डरते थे, उसका कारण आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि वो सबके सामने जो प्रश्न खड़ा करते थे वो विश्व समुदाय को सोचने पे मजबूर करता था। आम जन का जो है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो सरकार के प्रति बनता था।
तो इसलिए जनता का मन और जनता का समर्थन किस प्रकार से आपको प्राप्त हो, ये काम जो है वो गांधी ने किया। इसलिए गांधी के बिना मॉडर्न हिस्ट्री नहीं होती। तो इसलिए हम लोग 1 या 2 क्लास जो है लगभग गांधी के ऊपर ले चलेंगे। तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, गांधी पे हमने काफी कुछ डाला हुआ है। गांधी के बिना मॉडर्न हिस्ट्री नहीं होगी। तो गांधी का पूरा एक अलग एंगल है, बल्कि सत्याग्रह का एक अपना एंगल है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक डायमेंशन है। यहां से प्रश्न भी है और समझ भी है, नहीं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाते। तो मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था। दूसरा आया राजनीतिक चेतना। तो राजनीतिक चेतना का विकास, भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, इसमें समाचार पत्रों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, पैम्पलेट्स की भूमिका है, क्रांतिकारियों की भूमिका। एक पक्ष आएगा क्रांतिकारियों की भूमिका, तो ये और एंगल है, ये भी नोट कर लीजिए। अगला, क्रांतिकारियों की भूमिका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों की भूमिका। थोड़ा सा कम्युनिस्ट राइटर होते हैं तो क्रांतिकारी आतंकवाद लिख देते हैं, जिसके ऊपर यूपीएससी के ऊपर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगाया गया। अब देखिए यूपीएससी तो मैंने आपको बताया था कि उनके यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं वो सबसे ज्यादा जेएनयू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहां से निकल करके आते हैं, और वहां से निकल करके वो कुल मिला करके वही बात, कम्युनिज्म वाला ही सबसे ज्यादा प्रचार होता है। एक प्रश्न कम्युनिज्म का भी आएगा। जब आप इग्नू का नोट्स देखेंगे तो एमएन रॉय का और आचार्य नरेंद्र देव का बकायदा 2 चैप्टर है, आचार्य नरेंद्र देव और एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये भारत में कम्युनिज्म के एक तरह से जनक में माने जाते हैं। वैसे जनक में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी पक्के कम्युनिस्ट थे, कॉमरेड बोलते थे खुद को और अपने साथियों को, और कम्युनिज्म से प्रभावित थे। प्रभावित ही नहीं थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक पार्ट है, कम्युनिस्ट विचारधारा का एक पार्ट है सुभाष चंद्र बोस और स्वयं जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए वो रशिया से ज्यादा जुड़े रहे, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बाद भी वो रशिया के प्रति उनका पोलराइजेशन रहा। इसलिए अमेरिका कई बार उस रूप में नाराज रहा। रशिया कम्युनिस्ट होने के कारण हमारे साथ जुड़ा रहा, है ना। हालांकि रशिया के अंदर जो परिवर्तन आया उसमें भी बहुत कुछ, गोरबाचोव से लेके बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसमें बहुत निगेटिव चीजें भी हैं, वो फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन यहां जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, मैं आपको डायमेंशन देना चाहता हूं मॉडर्न हिस्ट्री की, ताकि आप पढ़ें तो आपको लगे कि ऐसा ना हो कि आप किसी हिस्से को इंपॉर्टेंट या किसी को गैर महत्वपूर्ण मान करके छोड़ दें, या किसी हिस्से पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें। एक और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ आता है, आधुनिक भारत के इतिहास में महिलाओं का योगदान या स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं का योगदान। आधुनिक भारत में महिलाएं, तो महिलाओं का विकास या महिलाओं के कानूनों का विकास या महिलाओं को जो स्वतंत्रताएं मिलती गई उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ शारदा एक्ट से लेकर के शादी की उम्र को बढ़ाने से लेकर के संपत्ति का अधिकार तो हम लोग आज भी नहीं दिला पाए हैं। चुप रामेश्वर, आज भी जो है वो आप देख लो, मुझे नहीं पता। इस बारे में बात करता है कि महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं दिला पाए। अभी भी महिलाओं को कहाँ अधिकार है? आज भी कोई महिला संपत्ति में हिस्सा मांग थोड़ी सकती है। अभी भी कोई संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर बोल दिया है, 4-5 दिन पुरानी न्यूज है, कि महिलाओं का संपत्ति में अधिकार होगा। लेकिन अधिकांश महिलाएं लिख करके दे देती हैं कि हमें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते संपत्ति में कोई हिस्सा, हमारे भाई रखें अपनी संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट के दरअसल कानूनन तो है, हिंदू लॉ के हिसाब से हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया, उन्होंने महिलाओं को अधिकार दे दिया, और सक्सेशन में भी दे दिया, एडॉप्शन में भी दे दिया, सभी तरह से दे दिया, मैरिज में भी दे दिया, डाइवोर्स में भी दे दिया,
सभी तरह के जो पार्ट हैं हिंदू लॉ के, उन सभी में महिलाओं को पर्याप्त अधिकार हैं और समान अधिकार हैं। पर क्या है, ये सवाल है। तो अभी भी सवाल बना हुआ है। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति उसकी जो सिस्टर है, बहन है, अगर वो संपत्ति में बंटवारा करती है और हिस्सा लेती है, तो क्या उसके संबंध वही मधुर संबंध रहेंगे अपने भाई के साथ में, बहन के साथ में? उतने मधुर संबंध रहेंगे जो पहले थे, संपत्ति में हिस्सा लेने से पहले थे? भाई हिंदू ही नहीं, कहीं पे भी भाइयों का एक रहता है कि सारी संपत्ति हमारी है, बहन तो ससुराल चली जाएगी उसके, और वो वहां की मालकिन होगी एक तरह से, हम लोग यहां पर। तो वो जो स्वरूप है हिंदू पैट्रियार्की का, वो आज भी विद्यमान है। इसलिए अभी शायद किरण बेदी ने या किसी ने अभी कहा है कि कोई अगर दहेज देना चाहता है तो वो एफडी के रूप में दे। तो दहेज प्रथा का विरोध होता है, लेकिन पिता जो एक बार, अगर मान लीजिए कोई बहुत संपन्न पिता है, 30 करोड़ रुपया किसी पिता के पास है और उसके पास 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, और पिता के पास 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ वो 15-15 करोड़ दोनों भाइयों को दे देता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो मैंने आपको बताया कि डीएम रहते हुए भी अगर कोई आदमी, मैंने बताया था आपको एक केस कि एक डीएम के पास में एक महिला जो है वो पहुंची शाम के समय में, जब बंद होने वाला था उसका ऑफिस, कि मुझे मेरे पति ने भी निकाल दिया और मेरे दोनों भाई जो हैं, क्योंकि वो भाभियां नहीं चाहती, इसलिए मेरे दोनों भाई जो है वो मुझे रखना नहीं चाहते और पति ने निकाल दिया है। तो अब मैं कहाँ जाऊं? पिताजी नहीं रहे, पिताजी होते तो बात और होती। पिता जब सक्षम होता है, पिता जब जवान होता है, या पिता जब काम कर रहा होता है, अभी अभी रिटायर हुआ है या रिटायर होने वाला है, और उसके पास बहुत ज्यादा कुछ है, और अगर वो केवल उसकी बेटी को दे दे, उसके पति को न मिले, इस तरह से अगर वो मिल जाए, तो भाइयों के प्रति जो है वो आश्रितता समाप्त हो जाती है, क्योंकि बाद में भाई जो है वो उसको कुछ भी नहीं देते, और पति से तो डाइवोर्स हो जाता है, तो फिर कुछ मिलता नहीं है। भरण पोषण भत्ते के लिए केस लड़ना है, वकील करना है। भरण पोषण भत्ता भी इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है, तो बहुत मुश्किल है महिलाओं के लिए ये स्थिति। तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के बाद भी अपने पिता की संपत्ति में अभी कोई अधिकार समाज में उतना आसानी से, कानून तो है, यहां तक कि कई जगह जज जो है वो समझा देते हैं कि बेटा आपकी शादी हो गई है, आप क्या करोगे, आप लिख दो अपने भाई के नाम। जज नहीं होते, तहसीलदार समझा देते हैं। हमने देखा है फील्ड में काम करते हुए, तहसीलदार समझाते, अरे आप लड़की हो, आप क्या करोगे संपत्ति लेके, वो समझा देते हैं। संपत्ति को छोड़ो, आप इतने बड़े हो गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो बड़े हो गए तो क्या आप मर जाएं? तो ये जो अधिकार मिले हैं पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, और खास करके आजादी के बाद में, अगर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब जो हैं, अगर वो आप पढ़िए ना उनका प्रधानमंत्री सीरियल देखिए, तो हिंदू लॉ का जो स्थापना है उसका सीरियल देखिए आप, प्रधानमंत्री वाला, एबीपी न्यूज वाला, उसमें देखिए आप अंबेडकर का योगदान महिलाओं को एम्पावर करने में किस प्रकार से, महिलाएं किस प्रकार से सशक्त हुई हैं, उसमें बाबा साहब की भूमिका, इस कानून की भूमिका, ये आपको दिखाई देगी। आप देख पाएंगे उसमें कि क्या कितनी जबरदस्त चीज है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बहुत सारी महिलाओं के बारे में और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत कुछ हुआ है। सती प्रथा के वहां से शुरुआत हुई है। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जमींदारी प्रथा में और जो जगह जगह पर थे, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा एक और एंगल है जो आर्ट एंड कल्चर तक भी ले जाता है, और भरतनाट्यम की शुरुआत और कथकली की शुरुआत और देवदासी प्रथा की समाप्ति की शुरुआत। देवदासी प्रथा बहुत बाद में जाके समाप्त हुई। और बच्चों से संबंधित कानून, शिक्षा से संबंधित कानून, बच्चों से संबंधित कानून, और शिशु हत्या,
और इसके ऊपर। तो ये बहुत सारा पक्ष जो है आपको यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक चेतना जो मैं आप बात कर रहा था, उसमें कांग्रेस तो एक उस समय में पार्टी जो है वो चुनाव की पार्टी नहीं थी, राजनीति की पार्टी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस स्वतंत्रता संघर्ष का एक चेहरा थी, स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्लेटफॉर्म था। और चूंकि उसको बनाए एओ ह्यूम ने था, एक अंग्रेज ने बनाया था, तो उसका उद्देश्य पहले कुछ दूसरा था, लेकिन बाद में हमारे नेताओं ने उसका उद्देश्य बदल दिया, तो वो स्वरूप पूरा अलग है। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी रीजनल हैं, जैसे मद्रास में कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, गुजरात में कुछ हो रहा है। इसके अलावा उद्योगों का विकास, आप देखोगे कि आधुनिक भारत में उद्योगों का अपना एक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज आई हैं। और फिल्म का विकास, फिल्मों का विकास, पहली बोलती फिल्म से लेकर के उसके बाद परतंत्र भारत में सिनेमा विकसित हो गया था। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के रिजर्व बैंक की स्थापना, इकोनॉमी में जब जाएंगे तो रिजर्व बैंक की स्थापना और उसका पार्ट भी आएगा, यानी बैंकिंग सिस्टम का विकास। इकोनॉमी में एक और प्रश्न मिलेगा आपको, भारत में बैंकिंग तंत्र का विकास, बैंकिंग सिस्टम का विकास। बजट का विकास, भारत में पहली बार बजट आने से लेकर के पूरा 1965 तक का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है ऑफिशियली। तो आपको 1965 तक का जो इतिहास है वो इस रूप में तैयार करना है, क्योंकि उसमें नेहरू जो है वो बने रहते हैं लगभग, और ये जो पूरा भाग है ये स्वतंत्रता संघर्ष से प्रभावित है। कानून का विकास, तरह तरह के कानून बने हैं। तो उस समय में जो विधानमंडल थे, वो विधानमंडल किस प्रकार के कानून बनाते थे, स्टेट लेजिस्लेटिव भी बन गए थे और सेंट्रल असेंबली भी, सेंट्रल वाला भी आ गया था, यूनियन वाला भी आ गया था। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का विकास, जो मैं अंत में आपको बताना चाह रहा हूं। तो आज मैंने करीब लगभग 20 प्रश्न आपको बताए होंगे, 20 डायमेंशन बताए होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, जो मेंस में प्रश्न के रूप में आपको सीधा सीधा पूछे जाएंगे। अगर आपने 20 डायमेंशन तैयार कर लिए तो लगभग इसी में से प्रश्न होगा, तो मेंस आपका हो जाएगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन इसी में से निकल करके आएगा। और प्रीलिम्स में अब थोड़े से डीप में क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स के प्रश्न थोड़े से डीप में हो जाते हैं, इसलिए प्रीलिम्स के प्रश्नों को करते समय में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। सावधान किस रूप में रहना पड़ेगा? कुछ बिंदु हैं, जैसे सन आ जाता है, जिसमें ईयर आ जाता है। डेट्स तो याद रखना उतने जरूरी नहीं, लेकिन ईयर याद होना बहुत जरूरी है। प्लेसेस हैं, ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे पूना पैक्ट है, तो पूना पैक्ट की मुख्य बातें क्या क्या थी, तो वो मुख्य बातें 2 या 3 थी, उसमें से मल्टीपल चॉइस बना लिया जाएगा। तो जब आप देसाई लियाकत समझौता पढ़ रहे हैं, या आप पूना पैक्ट पढ़ रहे हैं, या आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ रहे हैं, या आप शस्त्र अधिनियम पढ़ रहे हैं, या आप लीटन की दमन नीति पढ़ रहे हैं कि लीटन जो था वो दमन करता था, तो दमन नीति क्या थी, रिपन को दयालु रिपन क्यों कहा जाता था, काइंड रिपन क्यों कहा जाता था, दयालु रिपन क्यों कहा जाता था, तो उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो, या फिर क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ जो स्वरूप है, तो आपको भगत सिंह की पार्टी का नाम, भगत सिंह का दल का नाम क्या था, उसकी मुख्य गतिविधियां क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे, ऐसी जो चीजें हैं, या फिर गांधी इरविन का समझौता, उसके पॉइंट्स, तो आपको मल्टीपल चॉइस में उसके पॉइंट्स दे दिए गए, और उस गांधी इरविन के समझौते के पॉइंट्स में से आपको बता दिया गया कि इसमें से कौन सा समझौते का हिस्सा नहीं था। दांडी मार्च का रूट भी, और दांडी मार्च के उद्देश्य क्या थे, तो केवल एक नमक कर समाप्त करने का उद्देश्य था क्या, कि उसके साथ और उद्देश्य जुड़े हुए थे।
अधिवेशन जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनके प्रमुख कार्यक्रम, खास करके विवादित अधिवेशन जिसमें विवाद हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था और मत भिन्नता थी और जिससे वो चर्चा में रहे, खास करके त्रिपुरी अधिवेशन जो सुभाष चंद्र बोस के कारण जो चर्चा में रहने वाले अधिवेशन है, और बेलगांव अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन है। इसके अलावा विवादित गवर्नर जनरल और वायसराय जो थे, जो उनके साथ जो विवाद जुड़े हुए थे और जिसकी वजह से वो विवाद की जड़ थे और यहां से लेकर ब्रिटेन तक चर्चा में थे, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, महत्वपूर्ण पदों का विकास, पोस्ट का विकास। लोकसभा अध्यक्ष का पद कहां से आया, महासचिव का पद कहां से आया, वायसराय का पद कब क्रिएट किया गया, गवर्नर जनरल कब बना, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कब बना, इसके अलावा कलेक्टर का पद कब आया था। तो कॉर्नवालिस कोड वगैरह आप जब पढ़ोगे तो तमाम पदों की शुरुआत होगी। जैसे हम वहां पढ़ते हैं मराठाओं में, तो वहां कुलकर्णी हैं और ये सब पद हैं, देशमुख हैं, ये सब पद हैं। वैसे पदों का विकास आपको यहां पे भी, जो आप मौर्य साम्राज्य में पद देखते थे, मौर्य साम्राज्य में प्रमुख काम करने वाला और काम करने वाले को क्या कहते थे, है ना। ये हमारे नोट्स में आप देखोगे तो उसमें बकायदा टेबल बनी हुई है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से आपके लिए बना हुआ है मैटर, वो आप ले सकते हैं। तो पदों का विकास जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आकर के जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, लगभग ये सारे के सारे पद उस समय में बन गए थे। कुछ महत्वपूर्ण पदों का सृजन हमने बाद में किया और अपनी आवश्यकता के हिसाब से किया। अधिकांश पद जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसको कि स्टील फ्रेम बोलते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का स्टील फ्रेम। स्टील फ्रेम मतलब एक तरह की लौह संरचना है ये, और ये लौह संरचना कहां से मिली हमको? सरदार पटेल ने कहा कि हम इस स्टील फ्रेम में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको भारत को रीऑर्गेनाइज तो करना है, और भारत का रीऑर्गेनाइजेशन हम लोग स्टील फ्रेम में कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा सेटअप है वो यही रहेगा, और इसी सेटअप को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उन्होंने कंटिन्यू किया। तो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का विकास, एक और प्रश्न आ गया आपका, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का विकास, यानी कि, और क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है उससे, संविधान का विकास जब आप देखेंगे और कानून का विकास देखेंगे उससे थोड़ा सा ये अलग जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। ये सब बड़े बड़े प्रश्न हैं जो मेंस के हिसाब से प्रश्न है, पर प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा कभी कभी छोटा मोटा एक मतलब मल्टीपल चॉइस न बना करके 4 ऑप्शन दे के पूछ लेता है कि सोम प्रकाश से कौन जुड़े हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है वो कौन निकालते थे, तो उससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम बताइए। संस्था का नाम आ जाता है, बेथून कॉलेज की स्थापना, डेविड हेयर के बारे में आ जाता है, हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में आ जाता है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो का एक पेज में होता है नोट्स, आप किसी भी बुक में किसी भी नोट्स में चले जाइए, एक ही पेज में होता है, और एक पेज में उस आदमी की जिंदगी ज्यादा नहीं, 23-24 साल की जिंदगी रही, वो हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर रहा और डेविड हेयर के अधीन ही काम करता था। उस समय में राजा राम मोहन राय भी थे। तो वो बहुत कुछ कर गया, बहुत कुछ अपना दे गया है वो हमारे युवाओं को उस समय में। उसने हालांकि हमारी संस्थाओं से और भारतीय संस्कृति के खिलाफ बात की है कई जगह पर, लेकिन फिर भी आप जब भारत एक खोज देखते हैं तो उसमें आपको मिलेगा, जाकर के देखिएगा। खास करके राजा राम मोहन राय वाला एपिसोड जरूर देखिएगा, विवेकानंद का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुस्लिम मदरसों का विकास और उसका, है ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं भारत में मुस्लिमों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, इस्लाम में
तो इस्लाम की जो परंपरागत शिक्षा है उसमें अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन, दो तरह के आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसका अपना मुस्लिम धर्म में सुधार उससे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो दरअसल पूरा हम लोगों के यहाँ जो अभी जो क्लास चल रही है इसमें अगले 20 दिनों में हम लोग ये सब कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये एक तरह का उसका सिलेबस था, और आप लोगों के लिए अगले 20 दिनों के लिए एक टारगेट है कि इन प्रश्नों को लिखना आपको आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए, बकवास करना नहीं। देखो हिस्ट्री में कई लोग कहानियां लिखने लगते हैं, कुछ भी तारीफ लिखने लगते हैं, ये नहीं करना है। तारीफ कीजिए जहां करने लायक होगा, और वो प्रश्न की डिमांड है वहां पर तारीफ भी करेंगे, लेकिन केवल तारीफ करने वाला प्रश्न नहीं लिखना है। आपको प्रश्न का स्वरूप जो बनाना है वो एनालिटिकल देना है, और फैक्चुअल बहुत देना है, और कंसेप्चुअल देना है, और कोट करना है, चीजों को कोट करना है, और एग्जाम्पल लिखने हैं, और बुक का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, ईयर और लेखक का नाम, वो सब आपको लिखना है, और उसके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो मुझे लगता है ये सब करने में आप कामयाब होंगे यदि आप पढ़ेंगे। तो इग्नू का नोट्स पढ़िएगा, ई ज्ञान कोश पे वेबसाइट पे चले जाइए, वहां यूनिट वाइज आपको EHI03 या जो भी उसका मॉडर्न हिस्ट्री का कोड होगा वो डाल दीजिए, है ना। EHI कैपिटल डाल देंगे, शायद स्मॉल में भी हो जाएगा, लेकिन उसमें 0405 ऐसे करके डाल दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा धीरे धीरे। शायद 01 ही है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से ही वो शुरू कर रखा है, तो EHI01 होगा। तो उसमें आप देखिएगा एक और प्रश्न रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राष्ट्रवाद का विकास। जिस राष्ट्रवाद की हम अभी बात कर रहे हैं, तो आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का विकास। तो उसमें आप जब इग्नू का नोट्स देखेंगे तो इग्नू के नोट्स में आपको मिलेगा 2 विश्व युद्धों के बीच में राष्ट्रवाद, और इसके अलावा एक सिनेरियो विदेश में भी चल रहा है, क्योंकि विश्व युद्ध की बात आई है। विदेशों में भारतीयों का योगदान, एक प्रश्न ये भी है, एक एंगल आप मॉडर्न हिस्ट्री का ये देखेंगे कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर हमारे विदेशी किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हाउस की तरफ से हो, चाहे उसमें वीर सावरकर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। तो आपको सारे एंगल जो है विदेशों के, विदेशों में कौन कौन सी संस्थाएं बनी हैं, कब कब बनी हैं। तो दुनिया भर में भारतीय जो पहुंचे थे वहां, शिक्षा के लिए पहुंचे थे या नौकरी करने पहुंचे थे, या जिस भी कारण से वो गए थे, राजनीतिक कारणों से गए थे, बाद में जाकर के उन्होंने वहां कौन से संगठन बनाए और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार से योगदान दिया। तो मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे से हम सारे पॉइंट्स को समराइज कर पाए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की ये जो एक पृष्ठभूमि हो सकती है वो हमने रखी। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं।